राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राजीव घई को उप सेना प्रमुख के पद पर पदोन्नति किया गया है। भारतीय सेना के सभी परिचालन कार्यक्षेत्र उप सेना प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब मोदी सरकार 11 साल की सेवा का जश्न मना रही है, तब देश की हकीकत मुंबई से आ रही है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में देश के लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा झटका दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक बैंक कर्मचारी को ग्राहक द्वारा गिरवी रखे गए 27 लाख रुपए मूल्य के सोने की चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोलकाता के बाऊ बाजार इलाके में एक सदी से अधिक पुरानी इमारत का एक हिस्सा ढहने से घायल हुए एक निर्माण मजदूर की मौत हो गई। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने घोषणा की कि कर्नाटक के सभी भाजपा विधायक और एमएलसी 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 1 महीने का वेतन दान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या रविवार को 6000 के आंकड़ों को पार कर गई। देश में वर्तमान में 6133 सक्रिय मामले हैं। इंदौर के जाल सभागृह में विगत दिनों 2 दिवसीय आत्मीय साहित्य का आयोजन कर देश की ख्यातिलब्ध कथाकार पद्मश्री से अलंकृत मालती जोशी को याद किया गया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली सरकार की एसीबी द्वारा की जाने वाली पूछताछ में शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत शालीमार बाग स्थित एक सरकारी स्कूल में एक पौधा लगाया। इस पर्यावरणीय पहल में उनके साथ मंत्री आशीष सूद भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। वहीं मंत्री आशीष सूद ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आग्रह किया। कितनी तकलीफ की बात है। इसमें क्या था? एक पेड़ माँ के नाम, मातृभूमि के नाम, प्रकृति माँ के नाम, देश के नाम, अपनी माँ के नाम। ये तो एक सामाजिक ड्राइव थी। उसे भी अपनाने में पिछली सरकार को तकलीफ थी। वो कुछ भी कर सकते थे, परंतु अच्छा काम उन्हें भाता नहीं था। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आज कई आयोजन रखा, जिसके माध्यम से अब दिल्ली में ना केवल हर स्कूल में, हर व्यक्ति, हर विभाग, हमारे सारे डीएम ऑफिसेस, हर व्यक्ति अब इस ड्राइव में लगेगा कि दिल्ली में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, जिसका हमने टारगेट 70 लाख पेड़ों का लिया है। ये 70 लाख पेड़ दिल्ली में सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, प्राइवेट सरकारी हमारी अनेकों संस्थाएं जो धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो सरकारी महकमे, हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पे जहां वो पेड़ लगा सकता है उसे लगाना चाहिए। आज जितनी तकलीफें हम झेल रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है। आज दिल्ली पूरे देश में सबसे ज्यादा पर्यावरण से ग्रसित शहर माना जाता है। हम लोग जब से सरकार ने दायित्व संभाला है, लगातार इस विषय पे काम कर रहे हैं, हर दिशा में काम कर रहे हैं। पेड़ लगाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा समाधान है, जिसके कारण से दिल्ली स्वच्छ हवा ले पाएगी। बचपन से ही याद कीजिए, हर आंगन में एक पेड़ हुआ करता था, नीम का। हर पीपल का, बड़ का पेड़ जहां होता था तो घर के लोग पूजा करने जाते थे, और इस तरीके से उसका मिथ बनता था कि भाई ये पेड़ जो है इनको काटना नहीं है,
क्यों? कोई भूत प्रेत पिशाच के कारण नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, पीपल का पेड़, इसलिए ये कटना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने अनेक तरह की कहानियां उसके साथ जोड़ दी, चाहे डर के मारे, चाहे सम्मान में, परंतु प्रकृति का ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। नहीं तो जिस प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, कहीं ऐसा ना हो इस प्रकृति को बिगाड़ते बिगाड़ते हम उस स्थिति में ले आए जहां हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसना पड़े। मैं कभी जब गहराई से बार बार इस बात को सुनता हूं, एक पेड़ मां के नाम, यानी क्या, तो बहुत समय, जैसे आज भी पौधा लगाया गया तो मेरी स्वर्गीय माताजी का नाम की तख्ती उसके साथ लगाई कि आपने अपनी मां को स्मरण करते हुए पौधा लगाया। बहुत अच्छा भाव है, मगर हमें इससे थोड़ा आगे बढ़ना है। एक पेड़ मां के नाम, हम अपनी जननी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उस पेड़ को आगे पालने का संकल्प लेते हुए पेड़ तो लगाएं, मगर उसकी भी जननी जो ये धरती मां है, ये पेड़ उसके नाम भी लगाने के लिए आवश्यक प्रयास है। इसको एक जन सहभागिता का काम बनाने का प्रयास भी शिक्षा विभाग ने किया है। इसको आज एक पौधारोपण करके आपने जो नई गति दी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिक्षा विभाग के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, सभी नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे सभी डिप्टी डायरेक्टर्स, डायरेक्टर एजुकेशन, हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के द्वारा मार्गदर्शन में जो ड्राइव बताया गया है, जिसका दिल्ली में आप नेतृत्व कर रही हैं, उसे सफलतापूर्वक लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीते 11 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए सरकार ने राजनीति की संस्कृति बदली है। नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले तुष्टीकरण और समाज को बांटने की राजनीति होती थी, लेकिन अब रिपोर्ट कार्ड की राजनीति और जवाबदेही की परंपरा शुरू हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 11 साल पूरे कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में चलने वाला ये सरकार, उसके बारे में आज हम कोशिश करेंगे कि चर्चा करें, क्योंकि 10 साल 11 साल की अवधि को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांध देना ये बहुत ही कठिन काम है। लेकिन फिर भी जो विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। इट शुड बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स, इन गोल्डन लेटर्स, क्योंकि जो काम हुआ है वह अकल्पनीय और अद्वितीय, और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीज़ों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई, और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है, और ये मोदी जी की ही सोच रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल हमारा बड़ा स्पष्ट रहा है।
अब मैं अगर बोल्ड डिसीजंस की बात करूं, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा, और विधानसभा J&K के इलेक्शन में टर्नआउट was 63%. This is the change and this is the result of the bold decision taken. अगर हम उसी तरीके से बात करें एबोलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी, लेकिन चुप बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है और इस्लामिक देश रहे, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक नहीं था और हमारे यहां ट्रिपल तलाक चल रहा था। एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और उसी तरीके से अगर हम देखें इकोनॉमिक डिसिप्लिन के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन में भी बहुत गहरी सोच के साथ जो आर्थिक जगत को बहुत तीव्र गति से आगे खड़ा कर सके, इसके लिए निर्णय लिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मदुरई में बीजेपी की एक अहम बैठक को संबोधित किया। उन्होंने डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके की हार की शुरुआत साबित होगा। शाह ने 2026 में तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनने का भी विश्वास जताया। साथ ही उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, मतदाता जागरूकता अभियान चलाने और एनडीए गठबंधन को और विस्तारित करने पर जोर दिया। मित्रों, ये मदुरई कई परिवर्तनों का वाहक नगरी है और मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार की पतन का कारण बनने वाला है। 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। भाइयों और बहनों, मैं तमिलनाडु की जनता का इसलिए भी आभार करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी वीर सेना और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जो तिरंगा यात्रा है तमिलनाडु में निकली है, वो देश के किसी भी हिस्से से कम नहीं है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले कई आतंकवादी हमले हुए, इससे भी बड़े हमले हुए, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी, पुलवामा और अब पहलगाम हुआ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सिंदूर ऑपरेशन कर आतंकवादियों को करारा जवाब देने का काम किया है। भाई और बहनों, 2024 का साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मील का पत्थर है, माइलस्टोन है। 2024 में ही मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार तीसरी बार।
और 2024 में ही ओडिशा में पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मेरी बात कान खोलकर गांठ बांध लेना, कान खोलकर सुन लेना और याद कर कर घर में जाना। 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, स्टालिन जी हर बार कहते हैं कि आपने तमिलनाडु को क्या दिया। स्टालिन साहब, यूपीए की सरकार 10 साल चली। यूपीए सरकार ने तमिलनाडु को 10 साल में 1,53,000 करोड़ रुपया दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में 6,80,000 करोड़ रुपया दिया। 6,80,000 करोड़। और इसके अलावे रोड्स के लिए 63,000 करोड़, रेलवे के लिए 77,000 करोड़ और एयरपोर्ट के लिए 3,500 करोड़ रुपया देने का काम किया। भाइयों बहनों, आज तमिलनाडु के हर शहर से, हर गांव से मेरे मंडल के कार्यकर्ता आए हैं। यहां से आप जब आपके गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, टाउन में जाएंगे, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, जब तक तमिलनाडु में डीएमके सरकार को नहीं हटाते, हम किसी को आराम करने का अधिकार नहीं। और मित्रों, इस बार हमने तय किया है कि 2026 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ मिलकर लड़ेगी, एनडीए के साथियों के साथ मिलकर लड़ेगी। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के पुरौला में 210 करोड़ रुपए की लागत से 55 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का अपार स्नेह हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्रेरणा है और कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। आज पुरोला विधानसभा की विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी इस क्षेत्र के मेरे सभी बड़े बुजुर्ग भाइयों बहनों, आज का ये अवसर न केवल इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि आज का ये दिन हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के रूप में 11 स्वर्णिम वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुरोला विधानसभा जनपद उत्तरकाशी पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड से
उनका विशेष लगाव, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और उन्होंने भारत को सशक्त, सक्षम, समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हम पुरोला विकासखंड के अंतर्गत लगभग 210 करोड़ रुपए की लागत से 55 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं और इसके साथ साथ जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करते हैं कि जो योजनाएं हम शुरू करते हैं उन योजनाओं को बीच में नहीं छोड़ते भाइयों, उन योजनाओं का लोकार्पण भी करते हैं, उन योजनाओं को पूरा करते हैं। आज हमारा देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वो आज अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रक्षा उत्पादन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में आज भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है, वैश्विक ताकत बढ़ रही है, संपूर्ण विश्व के अंदर हमारी स्वीकारता बढ़ रही है। आज हम $4 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर और बन गए हैं। इसका गौरव हम सबको प्राप्त हो चुका है। विश्व का सबसे बड़ा रेल ब्रिज प्रधानमंत्री जी ने उसको देश को समर्पित किया, या वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें हो, विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे हो, या हमारे राज्य में ऑल वेदर रोडें हो, या दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड का निर्माण हो। देश के कोने कोने में नए नए मेडिकल कॉलेज, आज मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों ऐतिहासिक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छता अभियान हो, किसान सम्मान निधि हो, या मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है। आज जहां हम पुरोला में उप चिकित्सालय के निर्माण के कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं, वहीं पुरोला पीजी कॉलेज में महिला छात्रावास का भी शिलान्यास कर रहे हैं। यही नहीं, हम राजकीय महाविद्यालय पुरोला में कला संकाय भवन का निर्माण कार्य भी कर रहा है। इसके साथ ही हमने पुरोला और टिकोची के इंटर कॉलेजों में भवन निर्माण कराने के साथ साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय चिनवा तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मोरी में भी नवीन भवनों का निर्माण कराया है। पुरोला में बस एवं टैक्सी पार्किंग का निर्माण कार्य भी करवा रही है। हमने स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए कांडी एवं कोटी धामपुर पंपिंग पेयजल योजना के साथ साथ नौगांव एवं बड़कोट में ट्यूबवेल परियोजना पेयजल का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही हमने मौरी एवं नौगांव में पीएससी भवनों का निर्माण कार्य भी कराया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा यमुनोत्री धाम के लिए एक नया काम प्रारंभ हुआ है कि अभी अभी हेलीपैड का निर्माण कार्य भी हो गया और मुझे भी यमुनोत्री धाम जाकर वहां दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज पुष्कर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। यह सभा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य राजस्थान को जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नागरिकों को अभियान के विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी और जल संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन तथा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। आज के इस वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों और मेरी इतनी बड़ी संख्या में आई मातृशक्ति मेरी माता बहनों, मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं पुष्कर राज तीर्थ में प्रणाम करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पानी की आवश्यकता को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप पानी की आवश्यकता को जितना जानते हैं
पर्यावरण की आवश्यकता को जितना जानते हैं। आपने देखा 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। गंगा दशहरा की महत्वता को आप समझते हैं कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और आप देखते हैं गंगा दशहरे के दिन हमारे तालाबों, सरोवरों में, हमारे नदियों में, हमारे गांव में, कुओं पर किस तरह की भीड़ लगती है और हमारे सभी लोग गंगा दशहरा को सुबह स्नान करके बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं। उसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इसी दिन हमारा ये जल संरक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान। और मैं आपसे कह सकता हूं, कोई भी काम हो बिना जनता के सहयोग के कोई भी काम नहीं होता। इसलिए आप सबकी जन भागीदारी उसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी पीढ़ियां लगातार हमारी संस्कृति, हमारे विचार को लेकर के आगे चली है। आप जानते हैं कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं और सब में हमारी आस्था रहती है। और इसलिए हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और हम जल को, जल संरक्षण का कार्य भी करते हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने कितना इसका ध्यान रखा। हमारे लिए कुआं बनवाए, बावड़ी बनवाई, सरोवर बनवाए, उनके जल संरक्षण का काम किया। राजस्थान से ज्यादा इस जल संरक्षण के बारे में कोई और नहीं जान सकता है जल की महत्वता क्या है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व है कि हम जल का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो आने वाले दिनों में हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे पास जल होगा तो जल के कारण हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएंगे। मेरे भाइयों, जल का कोई विकल्प नहीं है, जल का कोई विकल्प नहीं है। जल है तो कल है, जल है तो कल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है और जल का संरक्षण करते हुए हमारे गांव के तालाब में, हमारी पोखर में, हमारे सरोवर में हम, हमारे बारिश आने वाली है, हम हमारे उन बांधों का, हमारे नदी का, हमारे सरोवर का, हमारे तालाब का, हमारे कुएं का, हमारी बावड़ी का हम किस तरह से संरक्षण करते हुए वर्षा के पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास जल होगा तो जल है तो कल है, क्योंकि पानी का कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 5 जून को यह अभियान छेड़ा है और यह अभियान शुरू हुआ है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने लगातार 1.5 साल के अंदर पानी के लिए पूरे राजस्थान में काम किया है। चाहे हमारी ERCP राम जल सेतु योजना हो, या हमारी यमुना समझौता हो, या हमारा इंदिरा गांधी गंग नहर का पानी हो, जो हमारा पानी पंजाब से आता है, जिस पानी का संरक्षण करते हुए हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक वो पानी हमारा जाता है। उसके लिए हमने 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। हमने कहा कि यहां से हम ब्राह्मणी नदी से पानी लाकर बनास में छोड़ेंगे और बनास का पानी यहां मोड़ सागर में भी आएगा और मोड़ सागर में आके अजमेर, व्यावर की प्यास भी बुझाने का काम करेगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
सर्वधर्मसमन्वितम्